नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है इस घर में तुम्हारी अनपढ़ माँ के लिए कोई जगह नहीं है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। रोहिणी, अरे यार जल्दी से लंच पैक कर दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। आज वैसे भी बहुत ज़रूरी मीटिंग है। और हाँ, मेरी फाइल भी रख देना, अलमारी में ही रखी हुई है। मोहित अपनी पत्नी रोहिणी से बोलता है। रोहिणी जल्दी जल्दी लंच पैक कर, फाइल भी रख देती है और मोहित ऑफिस के लिए निकल जाता है। मोहित जैसे ही ऑफिस के लिए घर से निकलता है तो उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आता है। फोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो, क्या आप विमला जी के बेटे मोहित वर्मा बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं मोहित बोल रहा हूँ। मैं संवेदना वृद्ध आश्रम से बात कर रही हूँ। संवेदना वृद्ध आश्रम का नाम सुनते ही मोहित तुरंत बोला, जी बोलिए, क्या बात है? मेरी माँ तो ठीक है ना? उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं? मोहित चिंतित स्वर में बोला तो दूसरी ओर से आवाज आई, जी जी हाँ, आपकी माता जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। दरअसल हमें आपको बताना था कि हमारे वृद्ध आश्रम की जमीन सरकार द्वारा एक्वायर कर ली गई है। इसके बदले में हमें शहर से 10 किलोमीटर दूर जगह दी गई है। वहाँ वृद्ध आश्रम की बिल्डिंग बनाने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। उम्मीद है कि 1 महीने के भीतर यह काम पूरा हो जाएगा, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हमारी यही कोशिश है कि वृद्ध जनों को कोई असुविधा ना हो। इसलिए आपसे गुजारिश है कि यदि हो सके तो 1 महीने के लिए आप अपनी माता जी को अपने पास रख लें। जैसे ही वृद्ध आश्रम की बिल्डिंग बनाने का काम पूरा हो जाएगा, हम आपको सूचित कर देंगे। ठीक है, मैं कल सुबह आकर ही माँ को वहाँ से ले जाता हूँ। ऐसा कहकर मोहित ने फोन रख दिया। फोन सुनते ही मोहित को सोच में पड़ गया। शाम को जब मोहित घर आया तो उसने वृद्ध आश्रम वाली बात अपनी पत्नी को बताई और कहा, वृद्ध आश्रम से फोन था। वह बता रहे थे कि वृद्ध आश्रम शहर से बाहर स्थानांतरित किया जा रहा है, इसलिए हमें माँ को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखना होगा। क्या? और तुमने हाँ कर दी? रोहिणी चौंकते हुए बोली, अरे एक बार हाँ करने से पहले मुझसे पूछ तो लेते। तुम्हें अच्छी तरह से याद है, मुझे तुम्हारी गंवार माँ बिल्कुल पसंद नहीं और वो इस घर में नहीं आ सकती। रोहिणी, जुबान को लगाम दो, वो मेरी माँ है, मैं उन्हें यहाँ नहीं लाऊं तो और क्या करूँ? अपनी माँ को परेशान होने के लिए ऐसे ही छोड़ दूं क्या? मोहित ने अपनी पत्नी से कहा, लो अब बैठे बिठाए, अब एक और मुसीबत। रोहिणी मुंह बनाते हुए बोली तो मोहित बोला, रोहिणी, ऐसे समय में जब उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब केवल तुम्हारी जिद की वजह से मैंने उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया। केवल तुम्हारे कारण ही मेरी माँ मेरे साथ नहीं रह पा रही और अब मेरी माँ का कुछ दिनों के लिए यहाँ रहना भी तुम्हें मुसीबत लग रहा है। फिर रोहिणी गुस्से से बोली, मोहित, तुम तो जानते हो हम जिस फ्लैट में रहते हैं उसमें केवल 2 ही कमरे हैं, तो उनकी जगह कैसे बन पाएगी? और फिर मुझसे उनके बुढ़ापे में कोई काम उनका नहीं होगा। वैसे ही इतने खर्चे हैं और खर्चे बढ़ जाएंगे सो अलग। रोहिणी नाराजगी जताती हुई चली गई। अगले दिन मोहित सुबह जल्दी उठ गया और तैयार होकर अपनी गाड़ी में बैठकर माँ को वृद्ध आश्रम से लाने चला गया। उधर वृद्ध आश्रम में विमला जी को वहाँ की संचालिका ने पहले ही बता दिया था कि आज उनका बेटा उन्हें लेने आ रहा है और वह 1 महीना अब अपने बेटे के घर पर ही रहेंगी। आज इतने दिनों बाद अपने बेटे का चेहरा देखेंगी, यह सोचकर विमला जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, लेकिन फिर अगले ही पल इस बात से उदास भी हो
हो गई कि उनका बेटा अपनी मर्जी से उन्हें लेने नहीं आ रहा, बल्कि माँ को अपने साथ रखना उसकी एक मजबूरी है। बुझे मन से विमला जी अपने कपड़े एक बैग में रखने लगी। बिस्तर के पास रखी मेज पर उन्होंने अपने छोटे से परिवार की एक तस्वीर रखी हुई थी, जिसमें उनके पति किशोर कुमार जी ने अपने 1 साल के बेटे मोहित को गोद में उठाया हुआ था। बैग में उस तस्वीर को रखने से पहले उसे उठाकर बड़े प्यार से निहारने लगी और उनके कानों में उनके नन्हे मोहित की किलकारियां गूंजने लगी। विमला जी एकाएक अपने अतीत में खो गईं और उनके सामने अपने बेटे के बचपन की यादें जीवंत हो उठी। विमला जी अपने पति किशोर कुमार जी के साथ गांव में रहा करती थी। किशोर कुमार जी गांव में ही एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे, जबकि विमला जी स्वयं बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु समझदार और कुशल गृहिणी थी। गांव में उनका अपना पुश्तैनी घर था। बहुत अधिक खुशहाली तो नहीं थी, परंतु किसी चीज की कोई कमी भी नहीं थी। कमी थी तो बस ये कि विमला जी की शादी को 8 साल बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। न जाने कितने तीर्थ स्थलों पर माथा टेका, कितनी मन्नत मानी, आखिरकार भगवान ने उनकी सुन ली और मोहित के रूप में उन्हें संतान प्राप्ति हुई। माता पिता बड़े ही लाड़ प्यार से अपने बच्चों को पालने लगे थे। नन्हा मोहित तो अपनी माँ के बिना खाना भी नहीं खाता था। उसकी जरा सी रोने की आवाज सुनकर भी सारा काम छोड़कर दौड़ी चली आती थी विमला जी। अपने बेटे को देखकर वो फूले न समाते थे। वे दोनों और सोचा करते थे कि रिटायरमेंट के बाद उनकी खूब सेवा होगी और वे दोनों बड़ी सुख की जिंदगी गुजारेंगे। पिता ने उसकी पढ़ाई में कभी पैसों की कोई कमी नहीं आने दी। स्कूल के बाद उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और पढ़ाई पूरी होने के बाद एक बहुत अच्छी कंपनी में उच्च पद की नौकरी हासिल कर ली। अपने साथ काम करने वाली रोहिणी को पसंद करने लगा और जल्द ही दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। रोहिणी एक आधुनिक लड़की थी जो एकदम बिंदास प्रवृत्ति की थी। बचपन में ही उसकी मां की मृत्यु हो गई थी और उसके पिता ने पढ़ाई लिखाई के लिए उसे दूर हॉस्टल भेज दिया था और पढ़ाई समाप्त होने के बाद उसने नौकरी करनी शुरू कर दी। लेकिन इस दौरान वह कभी परिवार शब्द का मतलब ही नहीं जान पाई थी। जब मोहित ने अपनी पसंद के बारे में अपने माता पिता को बताया तो विमला जी और किशोर कुमार जी ने अपने मन को यह सोचकर समझा लिया कि वक्त का ही तकाजा है। आजकल बच्चे अपनी पसंद से ही शादी करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की खुशी के खातिर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लेकिन रोहिणी ने शादी होते ही मोहित से स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि उसे अपने जीवन में किसी की भी दखल अंदाजी पसंद नहीं है और ना ही वह गांव में रहना चाहती है। रोहिणी की 2 टूक बात सुनकर मोहित एकदम हैरान रह गया था। उसने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। आखिरकार शहर में रहने के इरादे से कुछ दिनों बाद उन दोनों ने गुड़गांव की एक कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली। मोहित अपने माता पिता को छोड़कर दूसरे शहर में नहीं रहना चाहता था, लेकिन अपनी पत्नी के आगे उसे हार माननी पड़ी और अपने माता पिता को छोड़कर बड़े शहर में ही उन्होंने अपनी नई दुनिया बसा ली। गांव में विमला जी और किशोर कुमार जी मन मसोस कर रह गए। रह कर विमला जी सोचती थी कि कितने अरमान थे उनके कि बहू के आने पर वह उस पर अपने प्यार और दुलार की बरसात करेंगी, लेकिन सब अरमान धरे के धरे रह गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। उनका बेटा अब 2 बच्चों का पिता बन चुका था और किशोर कुमार जी अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। विमला जी और किशोर कुमार जी का बहुत दिल करता
कि अपने पोता पोती को खूब दुलार दे। कभी बच्चों से मिलने जाते भी तो 2-4 घंटे बिताकर आ जाते, लेकिन उनके बेटा बहू कभी उन्हें अपने साथ रहने के लिए नहीं कहते थे। लेकिन फिर भी दोनों गांव में एक साथ थे तो जीवन की गाड़ी सुचारू रूप से चल रही थी। परंतु एक दिन अचानक किशोर कुमार जी के सीने में बहुत तेज दर्द उठा और वो विमला विमला पुकारने लगे। विमला जी जैसे उनके पास गई तो उन्हें देखकर चौंक गई। आस पड़ोस की मदद से उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन डॉक्टर भी कुछ ना कर सके और उसी दिन विमला जी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वे तो एकदम टूट ही चुकी थी। पिता की मृत्यु की खबर सुनते ही मोहित तुरंत अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर गांव पहुंच गया और सारी रस्में निभाई। उनकी बहू रोहिणी तो औपचारिकताएं निभाकर 4 दिन बाद ही बच्चों को लेकर वापस गुड़गांव लौट गई थी, जबकि मोहित पूरे 15 दिन गांव में ही रुका था। सब कुछ उचित तरीके से निपटाकर यह कहकर वापस गुड़गांव चला गया कि जल्दी ही मां को अपने साथ अपने गुड़गांव ले जाएगा। एक दिन विमला जी की बहन कमला जी का उनके पास हालचाल पूछने के लिए फोन आया तो बातों ही बातों में विमला जी ने उन्हें बताया कि अब उनका बेटा उन्हें अपने साथ ही शहर ले जाएगा। तो कमला जी बोली, अरे विमला, तुम भी क्या बात करती हो? अगर लेकर जाना होता तो पहले ना ले जाता। जीजा जी को गए कितने दिन बीत गए और आजकल की बहुओं को भी कहाँ पसंद है सास ससुर के साथ रहना। कोई अखबार वगैरह पढ़ती हो या नहीं? आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को अपने साथ रखना नहीं चाहते। ज़्यादा हुआ तो कुछ पैसे देकर अपने कर्तव्य को पूरा कर लेते हैं या उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। यह बात सुनते ही विमला जी चौंक गई, लेकिन फिर अपने दिल को समझाते हुए बोली, अरे नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वह मुझे लेने जरूर आएगा। विमला जी ने उनकी बात को नकार दिया था, परंतु बेटे की राह देखते देखते 6 महीने बीत गए। मोहित उन्हें लेने न आया। अब तो अकेलापन उन्हें खाने को दौड़ता था और वह बीमार रहने लगी थी। इस बात का जब मोहित को पता चला तो उससे रहा न गया, लेकिन जैसे ही उसने गांव जाकर मां को शहर लाने की बात कही तो रोहिणी लड़ने झगड़ने पर उतारू हो गई और साफ साफ कह दिया कि या तो इस घर में अपनी मां को रखो या मुझे। अगर वो इस घर में आ गई तो मैं दूसरे ही दिन अपने बेटे को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। परेशान होकर मोहित ने अपनी मां के लिए गुड़गांव में ही एक वृद्ध आश्रम में रहने का इंतजाम करवा दिया, जहां सुख सुविधा की हर वस्तु उपलब्ध थी। बस नहीं था तो उनका अपना परिवार, लेकिन फिर भी वहां उनका अच्छे से ख्याल रखा जाने लगा। सुबह उठकर अपने हम उम्र लोगों के साथ योगाभ्यास करने लगी और दिन में कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ लेती या फिर बागवानी में अपना समय देती। धीरे धीरे उनकी सेहत सुधरने लगी थी। आज उन्हें वृद्ध आश्रम गए 5 साल बीत चुके थे। इस दौरान मोहित कभी कभार अपनी मां से मिलने आ जाया करता था, लेकिन इस बार शायद काम की व्यस्तता के कारण 6 महीने बीत गए थे। वह उनसे मिलने के लिए नहीं आया था। अतीत के समुद्र में गोते खाती विमला जी अभी यह सब सोच ही रही थी कि पीछे से आवाज आई, माँ कैसी हैं आप? मोहित ने माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा तो बेटे का चेहरा देखते ही विमला जी के अधरों पर एक मुस्कान फैल गई। फिर सब कुछ भूलकर बेटे को ढेरों आशीर्वाद देने लगी। मोहित उनका सामान गाड़ी में रखकर अपने साथ बिठाकर उन्हें ले आया। घर पहुंचकर डोर बेल बजाई तो रोहिणी ने दरवाजा खोला। आज रोहिणी ने मोहित के
के कहने पर ऑफिस से छुट्टी ली थी। अपनी सासू माँ विमला जी को अपने सामने देखकर उसने कुछ हिचकिचाहट के साथ उनके पैर छुए। मोहित उनका सामान अंदर रखने लगा और विमला जी अपनी बहू को देखकर मुस्कुराती हुई उसके सर पर बड़े प्यार से हाथ फेरने लगी और ढेरों आशीर्वाद देने लगी। तो रोहिणी भी फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, आइए माँ जी, अंदर आइए, बैठिए। किसी के आने की आवाज़ सुनी तो बच्चे भी तुरंत दौड़े चले आए। मम्मी, आप किससे बातें कर रही थी? विमला जी की 6 साल की पोती बोली। तभी शरारती लहजे में उसके सर पर एक चपत लगाते हुए उसका 8 वर्षीय भाई सोनू बोला, अरे देख तो, हमारे घर पर मेहमान आए हैं। तभी पीछे से मोहित आया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, बेटा, यह कोई मेहमान नहीं है, यह तुम्हारी दादी माँ है। जब तुम छोटे थे तब इनसे मिले थे। चलो जल्दी से उनके पैर छूकर आशीर्वाद लो। अपने पोता पोती से मिलकर विमला जी फूली ना समाई। उन्होंने बच्चों को अपने सीने से लगाकर खूब लाड़ दुलार किया और गुड़िया को तो अपनी गोद में ही बिठा लिया और बच्चों के साथ हंसने बतियाने लगी। लेकिन इधर अंदर ही अंदर रोहिणी के कलेजे पर सांप लौट रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि 2 कमरों के फ्लैट में वह अपनी सासू माँ के रहने की व्यवस्था कहाँ करे। मन ही मन उसे अपने पति पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अगर माँ को वृद्ध आश्रम से लेकर आना इतना ही जरूरी था तो उन्हें गांव क्यों नहीं छोड़कर आ गए। यहाँ मेरे सर पर बिठाने की क्या जरूरत थी उन्हें। इस बुढ़िया की शक्ल भी मुझे पसंद नहीं है। अब पता नहीं कितने दिन इस घर में रहेगी। विमला जी अपनी बहू का स्वभाव बहुत अच्छे से जानती थी। रोहिणी का फूला हुआ चेहरा उनकी नाराजगी साफ बयां कर रहा था, परंतु उसके इस रवैये को नजरअंदाज करते हुए बच्चों से कहने लगी, अरे बच्चों, तुम्हारी दादी इतने समय बाद तुम्हारे घर आई है तो क्या अपनी दादी को अपना कमरा नहीं दिखाओगे? हाँ दादी, जरूर दिखाएंगे। कहते हुए बच्चे अपनी दादी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गए। तो मोहित बोला, बच्चों, अपनी दादी का सामान भी अपने कमरे में ही रख दो। आज से दादी तुम्हारे पास तुम्हारे कमरे में ही सोएगी। फिर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोला, तुम जानते हो बच्चों, तुम्हारी दादी जी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं। रात के समय सोने से पहले उनसे कहानी जरूर सुनना। इतना सुनते ही दोनों बच्चे खुशी से चहक उठे। कमरे में बैठकर कभी अपनी दादी को अपने खिलौने दिखाने लगते तो कभी उनके साथ गेम खेलने की जिद करने लगते। रोहिणी ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया तो विमला जी दोनों बच्चों के साथ खाना खाने के लिए बैठी। मोहित भी हाथ मुंह धोकर आ गया था। रोहिणी रसोई घर में सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक रही थी। तभी विमला जी बोली, एक बात तो अच्छी हो गई बेटा, बहुत दिनों से मेरा भी बच्चों के साथ समय बिताने का बहुत दिल कर रहा था। भगवान ने मेरी यह इच्छा भी पूरी कर दी। अब तो चाहे भगवान मुझे अपने पास भी बुला ले तो भी कोई गिला नहीं। माँ की यह बात सुनकर मोहित की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्हें किसी तरह छिपाते हुए वह खाना खाने लगा। सब लोग बड़े चाव से खाना खा रहे थे, लेकिन उनका पोता सोनू ने बेमन से जरा सी चपाती खाई और प्लेट सरकाते हुए बोला, बस मुझे और भूख नहीं है। यह देखकर विमला जी बोली, अरे बेटा, तुमने तो बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। खाना नहीं खाओगे तो खेलने की ताकत कैसे आएगी? तभी मोहित बोला, माँ, क्या है ना, सोनू को पेट में इन्फेक्शन चल रहा है, जिस कारण उसे अक्सर पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत रहती है और भूख भी नहीं लगती। तो बेटा, डॉक्टर को नहीं दिखाया क्या? दिखा ना।
दिखाया था, पर दवाइयों का कुछ खास असर नहीं हो रहा, कहते हुए मोहित चिंतित हो उठा। रात के समय विमला जी के सोने की व्यवस्था बच्चों के कमरे में ही कर दी गई। बच्चे दादी के आने के बाद से बहुत खुश थे। सोने से पहले विमला जी ने उन्हें माखन चोर कान्हा की कहानी बड़े ही रोचक ढंग से सुनाई। दोनों बच्चे बड़े ही ध्यान से दादी से कहानी सुनने लगे। विमला जी को आए अभी एक दिन भी नहीं हुआ था कि दोनों बच्चे उनसे बहुत अच्छे से घुल मिल गए थे। अगले दिन जब रोहिणी उठी तो देखा घड़ी में 7 बज रहे थे। ऑफिस को देर हो जाएगी, यह सोचकर जल्दी से उठी और नहा धोकर अपने और बच्चों के लिए नूडल्स बनाने के लिए रसोई घर की ओर दौड़ी। लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकली, वह यह देखकर हैरान रह गई कि रसोई घर में खाने की खुशबू से महक रहा था। उसकी सासू माँ ने सुबह सुबह ही आलू गोभी की सब्जी और गर्मा गर्म पराठे बना दिए थे। यह देखकर रोहिणी को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, परंतु दूसरे ही पल विमला जी के प्यार भरे शब्दों ने उसकी शर्मिंदगी दूर कर दी। अरे बहू, उठ गई तुम रोहिणी। बेटा, तुम ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। मैंने सबके लिए टिफिन तैयार कर दिए हैं, चाय नाश्ता भी तैयार है। जल्दी से नाश्ता कर लो, नहीं तो तुम्हें ऑफिस जाने को देर हो जाएगी। ठीक है माँ जी, लेकिन पहले मैं बच्चों को तैयार कर देती हूँ, मुस्कुराते हुए रोहिणी ने कहा। तो पीछे से बच्चों की आवाज आई, माँ, हम लोगों को तो दादी जी ने ही तैयार कर दिया है। आज दादी के साथ सुबह सुबह ही उठ गए थे। सारा नजारा देखकर रोहिणी आश्चर्यचकित रह गई थी। ऑफिस में लंच टाइम हुआ तो रोहिणी ने अपना टिफिन खोला, लेकिन उसके टिफिन को देखते ही उसके सहकर्मी हैरान रह गए और बोले, कमाल है रोहिणी, आज तुम नूडल्स या सैंडविच की बजाय पराठे और सब्जी लेकर आई हो और इतनी मनमोहक खुशबू आ रही है कि खाने को मन ललचा रहा है। लेकिन तुम्हारी जीवन शैली में इतना परिवर्तन आया कैसे? क्योंकि तुम्हें तो सुबह सुबह खाना बनाने का समय ही नहीं मिलता। तभी रोहिणी बोली, दरअसल बात यह है कि कुछ दिनों के लिए मेरी सासू माँ हमारे घर रहने आई हैं और ये सब उन्होंने ही बनाया है। रोहिणी और उसके सहकर्मियों ने देसी घी के पराठे और चटपटी आलू गोभी की सब्जी का आनंद लिया और सब वाह वाह करते हुए उंगलियां चाटते ही रह गए। रोहिणी ये सब देखकर हैरान थी। शाम के समय जब रोहिणी और मोहित घर लौटे तो उस समय तक बच्चे भी घर आ चुके थे। रोहिणी के आते ही गुड़िया बोली, मम्मी, आज हमें स्कूल में टिफिन खाने में बहुत मजा आया। हर रोज मैगी, नूडल्स और सैंडविच खाकर हम लोग बोर हो गए थे। फिर सोनू ने कहा, हाँ मम्मी, आज मैंने भी अपना टिफिन पूरा खत्म किया है और मुझे पेट में दर्द भी नहीं हुआ। सच सोनू? की तबीयत में सुधार जानकर रोहिणी और मोहित खुश होते हुए बोले। तभी विमला जी सोनू को सहलाते हुए बोली, और आगे से कभी दर्द होगा भी नहीं। अब देखना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अपने बच्चों को दादी माँ का प्यार मिलते देख मोहित बहुत खुश था। विमला जी ने देखा कि दोनों बच्चे थोड़ी थोड़ी देर बाद बाजार के चिप्स और बिस्किट की डिमांड करते थे, तो उन्होंने बच्चों के लिए घर पर ही देसी घी और आटे के लड्डू, आलू के चिप्स और नमकीन, मठरी, बहुत सारी चीजें बनाकर रख दी। दादी के बनाए इन स्नैक्स के आगे अब बच्चों को पैक्ड फूड बेकार लगने लगा था और साथ ही उनकी सेहत में भी सुधार हो रहा था। उधर सासू माँ के आने से रोहिणी को तो जैसे बच्चों की चिंता ही नहीं रही थी। बच्चों के स्कूल से आने के बाद विमला जी
उनकी खूब संभाल करती थी, गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाती। अब घर में रेडी टू ईट खाने के पैकेट आने बंद हो गए थे। सब लोग घर पर बना गर्मा गर्म और ताज़ा खाना खाने लगे थे। जो बच्चे पहले स्कूल से आते ही टीवी या मोबाइल में व्यस्त हो जाते थे, वह बच्चे अब अपनी दादी माँ के साथ समय बिता रहे थे। सुबह के समय तो स्कूल जाने की जल्दी होती थी, लेकिन शाम के समय वे दोनों रोजाना दादी के साथ सोसाइटी में बने मंदिर में जाने लगे। हैरानी की बात तो यह थी कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि उनकी सोसाइटी में कोई मंदिर भी है। रोहिणी और मोहित के पास तो उनके लिए समय ही नहीं होता था। अपने बच्चों को उन्हें मंदिर ले जाने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था, लेकिन अब दादी के स्निग्ध में वे दोनों अच्छी अच्छी बातें और संस्कार सीख रहे थे। एक रात रोहिणी पानी पीने के लिए उठी तो बच्चों के कमरे से आती कुछ आवाज़ों ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। झांक कर देखा तो विमला जी बड़े प्यार से दोनों को धार्मिक कहानियां सुना रही थी। दोनों बच्चे दादी के इर्द गिर्द लेटे हुए बड़े ध्यान से सुन रहे थे। यह दृश्य देखकर रोहिणी बहुत प्रभावित हुई। विमला जी बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु हिंदी भाषा की उन्हें बहुत अच्छी जानकारी थी और यह बात मोहित जानता था। जब उसने बच्चों को यह बात बताई तो बच्चे बहुत खुश हो गए, क्योंकि रोहिणी बाकी सभी विषय उन्हें अच्छे से पढ़ाती थी, लेकिन हिंदी विषय नहीं पढ़ा पाती थी। वे दोनों हिंदी की पढ़ाई करते समय अपनी दादी के पास आकर बैठने लगे थे और उनकी दादी बड़े ही अच्छे तरीके से उन्हें सब समझा देती। और तो और जो घर पहले हमेशा बिखरा रहता था, विमला जी के आने के बाद साफ सुथरा और व्यवस्थित रहने लगा था। विमला जी पूरे घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। घर की एक एक चीज बड़े करीने से रखी होती थी। घर में आते ही रोहिणी और मोहित को एक सुखद एहसास होने लगा था। रोहिणी तो उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई थी। अपनी सासू माँ के प्रति उसके मन में एक अपनत्व और प्यार पनपने लगा था। शाम को ऑफिस से आने के बाद रोहिणी सबके लिए चाय बनाती और सब लोग एक साथ बैठकर गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते। सारा दिन काम करते करते सासू माँ थक जाती होंगी, यह सोचकर रात का खाना भी रोहिणी बना दिया करती थी और बड़े प्यार से अपनी सासू माँ को बिठाकर खिलाती थी। विमला जी को अपने बेटे के घर आए हुए महीना होने को आया था, तभी एक दिन व्रत आश्रम से भी फोन आ गया, मिस्टर मोहित, नई बिल्डिंग तैयार हो गई है, अब आप अपनी माता जी को यहाँ छोड़कर जा सकते हैं। इतना सुनते ही मोहित चौंक गया। इस एक महीने के समय में वह यह भूल ही गया था कि वह अपनी माँ को केवल कुछ समय के लिए ही यहाँ पर लेकर आया है, लेकिन माँ को वापस छोड़ने जाने का उसका बिल्कुल भी दिल नहीं था। भरे गले से उसने रोहिणी से माँ को छोड़ने जाने की बात कही तो रोहिणी भी कुछ परेशान सी हो गई। फिर बोली, क्या माँ जी भी यहाँ से जाना चाहती हैं? तो मोहित ने कहा, नहीं, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके आने से तुम्हें परेशानी हो रही होगी, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं कल ही माँ को व्रत आश्रम छोड़ आऊँगा। इस बात पर रोहिणी आंखें तरेर कर मोहित की ओर देखने लगी, लेकिन अब मोहित ने कुछ न कहना ही उचित समझा और चुपचाप सो गया। लेकिन रोहिणी की आंखों में नींद नहीं थी। काफी देर तक बैठे हुए कुछ सोचती रही। अगले दिन रोहिणी ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर घर वापस आ गई। तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए आते ही अपने कमरे में बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसे परेशानी की हालत में देखकर उसकी सास विमला जी उसी समय उसके कमरे में आ गई। माथे पर हाथ रखकर देखा तो बुखार से तप रहा था। बेटा, तुम्हें तो तेज बुखार है, परेशान होते हुए विमला जी बोली।
और जल्दी से जाकर दवाइयों के डिब्बे में से बुखार की दवाई निकाल कर ले आई। दवाई देकर उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगी। थोड़ी ही देर में बुखार कम हो गया तो विमला जी तुलसी और अदरक वाली चाय बनाकर ले आए। रोहिणी का बुखार तो थोड़ी देर में उतर गया था, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। अब तक मोहित भी घर लौट चुका था, लेकिन रोहिणी को क्या परेशानी है विमला जी समझ ही नहीं पा रही थी। विमला जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बिना कुछ बताए रोहिणी बस रोती ही जा रही थी, लेकिन शायद मोहित रोहिणी के रोने का कारण जानता था, इसलिए जानबूझकर उसने अपनी माँ को व्रत आश्रम छोड़ने के लिए उनका सामान पैक करना शुरू कर दिया। तभी रोहिणी अपनी सासू माँ को लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, आपके प्यार को समझने में मैंने बहुत देर कर दी। बचपन से ही ईश्वर ने मुझे माँ के प्यार से वंचित रखा और जब सासू माँ के रूप में मुझे माँ मिली तो मैं आपकी ममता को पहचान ही नहीं पाई। ऐसा निस्वार्थ प्रेम तो केवल एक माँ ही अपने बच्चों के साथ कर सकती है। अपनी बहू रोहिणी के मुंह से अपने लिए प्यार भरे शब्द सुनकर विमला जी भी भाव विभोर हो उठी और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी रोहिणी बोली, माँ जी अब आप अपनी इस बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, यही हमारे साथ रहेंगी। इस आधुनिक जीवन की भाग दौड़ में मैं आज तक समझ ही नहीं पाई थी कि हमारे बड़ों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। दादा दादी द्वारा दिए गए संस्कार और शिक्षा का बच्चों के जीवन पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यह मैंने आपके साथ रहने के बाद देखा। सच कहूँ तो परिवार शब्द का अर्थ भी मुझे आपके साथ रहने के बाद ही पता चला है। माँ जी अब तो मुझे भी आपसे तरह तरह के पौष्टिक पकवान बनाने सीखने हैं। अब तो मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। ऐसा कहते हुए उसने अपनी सासू माँ के गले में अपनी बाहें डाल दी और फिर से रोने लगी। चल हट पगली, इतना भी कोई रोता है क्या? विमला जी ने उसे प्यार से झड़कते हुए कहा और उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, अरे अपनी बहू से इतना प्यार पाने के बाद मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। तभी पीछे से दोनों बच्चे आए और दादी माँ की टांगों से कसकर लिपट गए। फिर शरारती लहजे में बोले, जाना भी चाहेंगी तो भी जाने नहीं देंगे दादी, अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। बच्चों की इन बातों से घर का माहौल खुशनुमा हो उठा और पूरा घर हंसी ठहाकों से गूंजने लगा। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि आखिर इंसान भगवान से औलाद क्यों मांगता है? इसलिए कि बुढ़ापे में बच्चे उनकी लाठी बने और जिंदगी का आखिरी दौर आसानी से अपने पोते पोतियों के साथ हंसते खेलते गुजर जाए। माँ बाप बच्चों के लिए हर कुर्बानी देते हैं, हर सुख सुविधा देकर उन्हें पालते हैं। इसलिए बच्चों का भी फर्ज बनता है कि जीवन की इस संध्या बेला में जब बुजुर्गों को उनके साथ की आवश्यकता होती है तो उन्हें माता पिता के लिए वह सब कर्तव्य निभाने चाहिए जिनकी आशा वे उनसे करते हैं। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।